हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट का आपका एग्ज़ाम हो चुका है और हम देखने वाले हैं सीटेट में CDP के 30 क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप यहाँ पर मिला भी सकते हैं कि आपने इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से कितने सही किए हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया है डिस्ग्राफिया, मतलब आप अपना अपना सेट मिला लें, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सारे यही हैं। ठीक है, तो जैसे दिया है डिस्ग्राफिया, तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए था डिस्ग्राफिया। जहाँ पर भी ग्राफ जुड़ जाता है मतलब वो कैसी समस्या होती है बच्चों में, लिखने संबंधी समस्या। कैसी? लिखने संबंधी समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, दिया है एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। तो यहाँ उच्चारण की बात जो कि पढ़ने संबंधी हो जाता है, तो ये गलत हो गया। फिर दिया है एक गति युक्त विकार है, तो गति यहाँ पर बिल्कुल ये भी गलत हो गया। फिर दिया है एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषताएं अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। अक्षर और आकार बनाना अर्थात लिखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आया था प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो आपने पढ़ा होगा प्रतिभावान बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं उसमें यहाँ पर बात की गई है कि ऐसे बच्चे जो हैं कैसे प्रतिभावान, मान के चलिए कि आपका जो बच्चा है वो कक्षा 5 में है। ठीक है, और उसको कक्षा 5 से भी ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं, उसको सारी चीज़ें इससे आगे की भी आती हैं। वो कक्षा 6 कक्षा 7 का भी आपको सारा कुछ बता सकता है, पढ़ना बता सकता है, लिख करके बता सकता है, हर चीज़ में मतलब तीव्र है अपनी कक्षा से आगे। तो वो कहलाता है त्वरण यानी गतिवर्धन, और ये प्रतिभावान बालकों की विशेषता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, त्वरण गतिवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, यहाँ समावेशी यानी इनक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आया कि जो शिक्षक हैं आपके जो समावेशी शिक्षा की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, मतलब जहाँ सुधार की ज़रूरत है वहाँ सुधार करें, पाठ्यचर्या को बच्चों के अनुकूल बनाएं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर है यहाँ पर विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपके कैटेगरी के बच्चे हैं या अलग अलग आपकी जातियों के बच्चे हैं या अलग अलग परिवेश से आने वाले बच्चे हैं तो उनको नकार दें, ऐसा नहीं है। सभी को यहाँ पर शामिल करते हुए एक साथ शिक्षा देनी है, चाहे आपका सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक। हाँ, ये बात अलग होती है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको कुछ अन्य फैसिलिटी दे करके शिक्षा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, कि शिक्षक स्वयं को भी जांचे कि उसमें क्या कमी है और उसमें सुधार करके बच्चों को यहाँ पर काम करवाए। ठीक है, फिर दिया विविधता को एक बाधा के रूप में, एक गलत दिया है। तो इसके हमें 3 ऑप्शन जो सही हैं वो यहाँ पर देखने थे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ विविधता को बाधा बताया जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ शैशवावस्था में समाजीकरण की, तो जब शैशवावस्था होती है तो इसमें जो समाजीकरण की प्रमुख संस्था वो प्राथमिक मानी जाती है। ठीक है, और प्रारंभिक बाल्यावस्था जैसे ही आती है तो वो माध्यमिक हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की, इनसे करीबन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। जीन पियाजे से भी क्वेश्चन आया, वाइगोस्की से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, और आपके हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो आपने पढ़ा होगा, इनका बिल्कुल आपको थॉट भी याद होगा कि इन्होंने क्या कहा था। तो ये कहते हैं कि जो भाषा है वह पहले आती है और विचार बाद में आते हैं, जबकि जीन पियाजे क्या कहते थे कि विचार पहले और भाषा बाद में आती है। लेकिन जो आपके वाइगोत्स्की हैं इन्होंने ये भी कहा है कि प्रारंभ में यानी शुरुआती दौर में भाषा और विचार जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन बाद में जो है भाषा हावी हो जाती है किस पर? विचारों पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग से पूछ लिया। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से। इन्होंने स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते थे। अच्छा मतलब ऐसा कि समाज की नज़रों में उसको अच्छा बनना है, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो इनकी कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक स्तर ये इनका है ही नहीं, है तो जीन पियाजे का स्तर होता है, जो कि गलत है। ठीक है, तो आपको ये टिक लगे हैं, इन पर ध्यान नहीं देना है, आपको तो बस ये देखना है कि सही कौन सा है और आपने क्या टिक लगाया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पारंपरिक स्तर। जीन जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसकी 3 स्तर इन्होंने बताए और उसमें 8 अवस्थाएं बताई। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर, और प्रत्येक में 2-2 क्या बताई इन्होंने? अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मतलब आपका जो कथन वाला है, अभी कथन वाले क्वेश्चन, कारण वाले क्वेश्चन 3 आए हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ कथन आपको सही पढ़ने थे और इसका जो ऑप्शन है वो बताना था कि क्या सही है। तो दिया गया है, यहाँ कथन दिया है और फिर उसका कारण दिया है, तो आपको मैच करना था कि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं या नहीं। यदि नहीं तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब आपको ये समझना था कि जो अधिक जानकार व्यक्ति हैं, ये नहीं है कि उम्र में छोटे हैं या बड़े, ये आपको गौर नहीं करना था। मतलब जो भी बच्चों से अधिक जानते हैं या किसी से भी अधिक जानते हैं, तो वो उसके लिए क्या दे रहे हैं? एक समर्थन दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब कारण बताया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का प्रमुख घटक है। सामाजिक संपर्क में किससे सीखेंगे? उसी से सीखेंगे जो अधिक जानता है। ठीक है, तो ये इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं वो अच्छे से देखना है। हो सकता है आपके सेट में अलग अलग ऑप्शन दिए हों। ठीक है, मतलब अलग जगह पर ऑप्शन तो यही होंगे, जगह चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही सही दिए हैं और जो आर है वो आपके ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन आपको बताए 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम के लिए मतलब बीच बीच में बच्चों को फीडबैक देते जाना। ठीक है, जैसे बच्चे ने पाठ पढ़ना स्टार्ट किया, कहीं पर वो अटक गया, तो वहाँ बच्चों को बता देना कि ये ऐसा होता है, तो वहाँ बच्चे को संतुष्टि प्राप्त हो जाती है कि हाँ। फिर बीच में बता दिया, पहले भी बता सकते हैं, बाद में, मतलब कहीं पर भी। लेकिन अधिगम का आकलन ऐसा आकलन होता है जो केवल बाद में, जैसे वार्षिक परीक्षाएँ। ठीक है, और एक होता है अधिगम के रूप में आकलन, मतलब बच्चे स्वयं का आकलन स्वयं के द्वारा करते हैं। तो यहाँ आया हुआ था आपका अधिगम के लिए आकलन। क्या था? अधिगम के लिए आकलन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए, कि मतलब बच्चे यदि बीच में गलती कर रहे हैं तो वहीं पर तुरंत उसको सुधार देना चाहिए, बाद के लिए नहीं बैठना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन रहेगा आपका। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 3 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 3 वर्ष मान लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि आपकी जो आंसर की आती है ओरिजिनल, उसमें क्या बताते हैं। ठीक है, अभी हम 3 वर्ष मान करके चलेंगे, और यदि 3 वहाँ पर सही नहीं मानेंगे तो फिर इसका 7 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरल गिलिगन। तो आपको नाम से पता लग गया होगा कि इन्होंने कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास है उसकी आलोचना की थी। तो क्या आलोचना की थी? नारीवादी दृष्टिकोण। मतलब इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहल वर्ग ने, उसमें इसकी मतलब चर्चा नहीं की है। ठीक है, मतलब बालिकाओं को जोर नहीं दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करनी। मतलब इन्होंने कहा है जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक होती है? 2 से आपकी कितनी होती है? 7 वर्ष की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है आपको बता दें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 होती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है यहाँ पर कहा है कि एक वस्तु है, मान के चलिए ये कोई पेंसिल है, तो बच्चा इसका केवल एक ही उपयोग बताएगा। ठीक है, और इसको इसके अन्य उपयोग नहीं आएंगे। मतलब जैसे पेंसिल है या कोई गिलास है, मान के चलिए ये कोई गिलास है, तो बच्चा ये
बस यही बता पाएगा कि इसमें हम पानी रखते, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ठीक है, केवल एक ही बात बता पाएगा। लेकिन उसके जो दूसरे उपयोग हो सकते हैं उसे वो नहीं जान पाता है। तो ये विशेषता कहलाती है केंद्रीयन या केंद्रीकरण जिसे कहते हैं, और ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। यदि ऐसी बात कही जाती कि जो बच्चा है वो क्या करता है, अन्य पहलुओं पर भी गौर करता है, उसकी उपेक्षा नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका विकेंद्रीकरण, और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आपकी जो वृद्धि और विकास है वो किस सिद्धांत का पालन करते हैं, तो आपको कई बार बताया है, ये आपके सीफेलोकोडल जिसे शीर्षगामी कहेंगे, और आपका प्रॉक्सिमो कोडिस्टल जिसे हम आंतरिक या आंतरिक से बाहरी कहेंगे, ठीक है। तो सिर से पैर की ओर और बीच से क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल, तो आपके जो मोटर स्किल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो स्थूल मतलब संपूर्ण शरीर का जब इस्तेमाल करता है कार्य करने में, और सूक्ष्म हो जाता है जिसमें केवल एक पार्ट्स का, बॉडी के किसी एक पार्ट्स का उपयोग करेगा। तो यहाँ स्थूल की बात की है, स्थूल मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तैरना। जब तैरता है तो बालक के हाथ भी कार्य कर रहे हैं, पैर भी, मतलब संपूर्ण बॉडी यहाँ पर चलायमान हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बुनाई करेगा तो पैर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर बुनाई करेगा तो मशीन से कर रहा तो पैर हो गए, हाथ से कर रहा तो केवल हाथ कार्य करेंगे। कागज पर वृत्त की रूपरेखा के अनुसार काटना, मतलब केवल हाथ कार्य करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्थूल गतिक कौशल बताना था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, मतलब जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें वृद्धि कैसी होती है और सोच कैसी होती है ये बताना है, और फिर मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है और सोच कैसी होती है ये बताना है। तो यहाँ पर कहा है धीमी, तो धीमी की मतलब होता है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था यहाँ पर क्या वृद्धि धीमी होती है, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया गया है। स्थिर होती है, स्थिर का मतलब लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो प्रारंभिक ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आप यहाँ पर फिल करके देख लें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित रहती, मतलब स्वयं के बारे में ही, मतलब कुछ हद तक, ठीक है। जबकि जैसे ही मध्य बाल्यावस्था आती है तो उसमें वृद्धि धीमी हो जाती है और सोच तार्किक, मतलब तार्किक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश बुद्धि होगी और मूर्तिकार के पास कैसी। तो यदि आपने केवल मूर्तिकार पकड़ के आंसर दिया है तो भी आप सही आंसर पर पहुंच जाते। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहा है इन्होंने, दर्शन शास्त्री के पास, इन्होंने आपको बता दें हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है, जिसमें पहले इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई, फिर इन्होंने 9वीं बुद्धि बताई, और वर्तमान में 10 प्रकार की बुद्धियां मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मूर्तिकार है इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कार्टूनिस्ट, मतलब कार्टून बनाने वाला, ठीक है। कार्टूनिस्ट से मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कार्टूनिस्ट का मतलब हो जाएगा कि जो मूर्ति बनाता है तो वो कैसी भी मूर्ति बनाए लेकिन उसके सिर के स्थान पर सिर ही रहेगा, आँखों के स्थान पर आँखें ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर की जगह पैर बना दे, पैर की जगह आपका सिर बना दे। तो मूर्तिकार के पास में स्थानिक बुद्धि होती है, और आप जहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन में स्थान देखेंगे करेक्ट आंसर लगा देंगे। तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, दर्शन शास्त्री के बाद के पास में अंतः व्यक्ति बुद्धि होती है, जबकि आपके मूर्तिकार के पास में दिक् स्थानिक बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो अनुभवात्मक जो अधिगम होता है वो किस पर बल देता है, तो यहाँ पर बात की है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण, ये गलत है। पुनर्बलन की भूमिका ये भी नहीं होगा, और यहाँ उत्पाद मतलब आपका जो सीखना है वो कोई वस्तु नहीं है, यहाँ उत्पाद की बात की, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सा एक प्रभावी तरीका है कि बच्चे समस्या को स्वयं सॉल्व कर सकें। तो इसका सही तरीका होता बच्चों को स्वयं अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वही है, यहाँ पर भी आपको कथन पढ़ना है और आपको देखना है उसका कारण सही है या नहीं है। तो दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, मतलब शिक्षक ऐसा वातावरण बनाए जिसमें बच्चे भी सक्रिय रूप से भागीदारी यानी हिस्सा ले सकें। और फिर दिया है कारण में कि सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते और सीखने में सक्षम होते। तो जब बच्चों को यहाँ भागीदारी ही नहीं
नहीं देंगे तो फिर वो प्रेरित कैसे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन सही है और जो आपका आर है वो एक ही सही भी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 होगा, कौन सी जो प्रक्रिया है वो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। तो क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, कौन सी अधिगम में योगदान नहीं दे रही, मतलब सीखने में कौन सा एक ऐसा कारक है जो योगदान नहीं देता। तो संगठन तो देता है, मतलब जितना बड़ा संगठन होगा, जितना बड़ा समूह होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर हम सीख पाएंगे, अपने अपने विचार यहाँ पर हम बता पाएंगे। वर्गीकरण यहाँ पर भी सीखेंगे, वैचारिकता, अलग अलग विचार जहाँ होंगे वहाँ और ज़्यादा मात्रा में सीखेंगे। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आप दिख रहे हैं, यहाँ पर दिया है गैर प्रासंगिकरण, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं बताना था, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है, मतलब बच्चे जो सोच रहे हैं उस पर विचार करने की आवश्यकता इनमें से किस में पड़ेगी। तो क्या वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध क्या है, इसमें सोचेंगे नहीं। क्रिया की परिभाषा क्या है, तो डायरेक्ट परिभाषा दे सकते हैं। यहाँ सोचना क्या है, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 कैसे, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, आंतरिक आरोपण, मतलब यहाँ पर आंतरिक मतलब जब बच्चे किसी बाह्य रूप से सीखते हैं तो वो वहाँ भी प्रेरणा होती है, और जब स्वयं आंतरिक रूप से वो बच्चे फेल हो जाते हैं तो वो उनका स्वयं का कारण होता है, ना कि किसी दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। शिक्षक यहाँ बात की गई है और शिक्षक जो है आपके बाह्य कारक में आ जाएंगे। फिर दिया है शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण, तो यहाँ पर भी शिक्षक हावी है, मतलब शिक्षक यहाँ क्या है, बाह्य कारक है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त भी बाह्य कारक हैं। लेकिन जो यहाँ आंतरिक आरोपण आपको बताना था, तो आंतरिक आरोपण में इसका करेक्ट आंसर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। मैंने मतलब स्वयं यानी आंतरिक कारक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहुत कम, वो ही है कथन और कारण वाला। तो यहाँ पर आप कथन देखेंगे, दिया है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियाँ गुड़ियों के खिलौने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलते हैं, मतलब ये रूढ़िबद्ध धारणा संबंधी कथन था। फिर इसका कारण है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश बच्चों की संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब लेव वाइगोस्की के अनुसार इनमें से क्या। तो इनकी जो की पॉइंट ही है वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर सहकर्मी सहयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ सामाजिक अलगाव की बात कर रहे हैं ये, तो ये गलत है, अलगाव नहीं बल्कि लगाव होना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की, आपने देखा 3 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। इनके अनुसार आंतरिक वाक मतलब बच्चे का स्वयं से संबंध क्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है कि बच्चों के लिए काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का तरीका, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, विकासात्मक देरी, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का तरीका, मतलब बच्चे का स्वयं से बातें करने को ये क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, ठीक है। व्यक्तिगत वाक आंतरिक वाक कहते हैं, और बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, तो अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को बांधने में मदद कर रहा है। तो पियाजे के अनुसार, तो आपको बताया था कि जब बच्चे अमूर्त वस्तुओं को मूर्त मान लेते हैं, जैसे वो अपने खिलौनों को सजीव मान लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है, एनिमिज्म जिसे कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो गया। तो जीन पियाजे के यहाँ पर आपने 2 क्वेश्चन देख लिए, केंद्रीकरण वाला और एक तो 2 हो गए, और आपके वाइगोस्की के 3। तो यदि 3 ए आपके सही हैं तो 5 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए, ठीक है। एक आपका हार्वर्ड गार्डनर का हो गया, तो 4 क्वेश्चन हो गए। फिर आपका प्रतिभावान समावेशी शिक्षा से, मतलब हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा एनसीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, निपुण भारत से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये रहा मतलब एग्जाम का पैटर्न आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। स्वलीनता यानी
ऑटिज्म वाला जो बच्चा है उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर जो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा होता है वो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार यहाँ पर करता है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वही कथन कारण वाला 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। दिया है कथन, देखेंगे कथन क्या कहा है इन्होंने, देखिए थोड़ा सा। कथन है यहाँ पर, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। मतलब समालोचनात्मक चिंतन को यदि शिक्षार्थियों के बीच में सहज और सरल बनाना है तो उन्हें विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराएं परिस्थितियों के साथ, ठीक है। और जब कारण है जब विद्यार्थी विविध परिस्थितियों से अवगत हो जाते हैं, बातचीत में संलग्न हो जाते हैं, तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपेक्षाएं, क्षमताएं आदि में समृद्ध भी हो जाते हैं और स्वयं भी कार्य करने लग जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही हैं और आपका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो रटना बिल्कुल ही गलत है, यंत्रवत याद करना भी गलत है, प्रतिस्पर्धा मतलब ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। तो आपने पढ़ा होगा आपके जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ने तर्क संगत से अनुभवजन्य लगाया, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो कि आपके कौशल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सीटेट का, क्या है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। मतलब बच्चे अलग अलग वातावरण से आते हैं, परिवेश से आते हैं, तो उनकी जो शैलियों की विविधता है वो अलग अलग होती है। तो उसे हम कैसे देखें एक शिक्षक के तौर पर। तो यहाँ कहा है कि महत्व दिया जाए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर दिया है उपेक्षा की जानी चाहिए, गलत है। ध्यान नहीं रखना चाहिए, भी गलत है। बाधा और अवरोध, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ए रहे आज के आपके सीटेट में पूछे गए 30 क्वेश्चन। आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपने इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और यदि आप इसी तरीके से EVS के 30 क्वेश्चन में लाना चाहते हैं पूरे विश्लेषण के साथ में, तो ज़रूर अपना मत कमेंट में रखें, ठीक है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।